चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, खुश रहिए। आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया आप सीखते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आखिरी लाइन क्या चल रही थी? अच्छा, डिस्कशन। आओ पहले 4 सवाल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 4 ही बोला था। अच्छा, जो भी डाउट पूछेगा, शर्त है उसने सॉल्यूशन देखा होना चाहिए टेलीग्राम से। जल्दी से डिस्कशन कर लें। एक्सरसाइज 1। आप सब होमवर्क तो कर रहे हैं ना? एक्सरसाइज 1 जल्दी से आ जाइए। एक्सरसाइज 1 21 तक तो कोई डाउट है ही नहीं। 30 तक एनी डाउट? 30 तक, 30 तक, 30 तक डन। 42 तक एनी डाउट? 43। हाँ, जिस बच्चे का भी डाउट है सवाल नंबर 40 5 से 7 मिनट डिस्कशन खत्म करें, जल्दी से आ जाओ। सवाल नंबर 43, जिस भी बच्चे का डाउट है, प्यारे बच्चों पढ़ने के मूड में आ जाओ जल्दी से, है ना? और 1 सवा घंटे सब कुछ यही सीखना है, सब कुछ यही अब्जॉर्व करें। घर जाके पढ़ना नहीं पड़े। ये एटीट्यूड लाओ ना, पढ़ने का तरीका बदलो, मजा आएगा। उस स्कूल के मेथड से मत पढ़िए, अब यही 100% सीखने की कोशिश करिए। आ जाओ सब लोग। 41, क्या आपने सॉल्यूशन देखा है? क्या आपका कोई दोस्त है? क्या उसके पास स्मार्ट मोबाइल है? तो क्या आपने उसके मोबाइल देखना चाहा? क्लासेस से हम फ्री होते हैं 9:15 9:30 तक घर पहुंचते हैं, उसके बाद आपके लिए बैठ के सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर भी इतना भी समय नहीं, आप एक बार सॉल्यूशन देख लें। आओ, जो कॉमन डाउट है बस बोलूंगा जल्दी से। 43 शुरू करें? इजाजत दो, अब पढ़ने के मूड में आ जाओ, ठीक है? जो कॉमन डाउट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ बच्चा क्लास के बाद पूछना। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन शेयर कर दिया है, प्लीज उसको यूज करो, वो आपकी सहूलियत के लिए है। मुझे ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो का एक्सरसाइज 1 2 3 2 बार खत्म कर लिया है। आप एक बार ये करके देखो ना, कॉन्फिडेंस अलग आए तो कहना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, हमारे नीट का एक सिंपल सा नियम है, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़ें, 100 अलग अलग जगह से नहीं पढ़ें। आप करके देखो, आजमा के देखो, कॉन्फिडेंस नहीं आए तो कहना। हमें कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा। समझ पा रहे हैं? आइए, सवाल नंबर 43, सब लोग जुड़ जाओ जल्दी से। मेरे पास एक मेटल रॉड है, उसका नाम है एक्स। क्या नाम है? एक्स। एक्स को हमने वाई और जेड के सॉल्यूशन में मिलाया। मतलब ऐसा सोचो, मैंने एक्स को, मतलब आयरन को, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। सोचो ना यार, अब मैंने इसे कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, तो सवाल कहता है एक बार आप उसे वाई के सॉल्यूशन में रखिए, एक बार आप उसे जेड के सॉल्यूशन में रखिए। जब आप उसे y और z के सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऐसा सवाल कहता है कि x y को हटा देता है। ये y नहीं है, y का सॉल्यूशन है। ये कॉपर नहीं है, कॉपर सल्फेट है। ये जिंक नहीं है, जिंक सल्फेट है। ऐसा सोचो। तो सवाल कहता है कि जो x है, जब इसके साथ रखा जाता है तो यहां से वो y को हटा देता है, यहां से वो z को हटा देता है। एक्स वाई को क्यों हटा पाया? क्योंकि एक्स की ताकत ज्यादा है, और हटाने का नियम होता है ताकतवर कमजोर को हटा देता है। आज अगर एक्स वाई को हटा पाया, यानी एक्स की ताकत ज्यादा है, यानी एक्स रिएक्टिव ज्यादा है, यानी अगर मैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाऊंगा तो उसमें ऊपर एक्स आएगा, नीचे या तो वाई आएगा, या तो जेड आएगा, या तो जेड या वाई आएगा। इसके बारे में 100% जानकारी हमें पता चल गई है, लेकिन इन दोनों के बारे में सवाल में जानकारी दी हुई। जितना सवाल में पूछा है उतना ही बोलेंगे। और आप सब जानते हैं हमारे नीट का नियम है, कई बार हमें सही नहीं सबसे सही चुन के आना होता है, तो हम सबसे सही ऑप्शन की तलाश में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, सवाल में हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो स्टेटमेंट गलत है वही सही आंसर है। समझ पा रहे हैं? आओ एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है y प्लस सॉल्ट ऑफ x, मतलब y लिया और x का सॉल्ट लिया। तो मुझे बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हिम्मत नहीं है y x को हटा दे, क्योंकि x ऊपर है और हटाने का नियम होता है ऊपर वाला नीचे वाले को हटाता है। बोलो हाँ या ना। यानी कि y और सॉल्ट ऑफ x की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं। तो उसने लिखा है नो एक्शन। स्टेटमेंट सही है गलत है? सही। लेकिन उसने हमसे सही नहीं पूछा है, जो गलत है वो सही आंसर है। तो चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। चले क्या? सेकंड में उसने बोला है y प्लस सॉल्ट ऑफ z। अब दिमाग लगाना, ऊपर y है कि ऊपर z है? कुछ भी हो सकता है, हमें पता।
जब हमें नहीं पता तो क्यों हम कमेंट करें? जिसके बारे में नहीं जानते ना ही कमेंट करें तो अच्छा होता है ना। जिसके बारे में जाने वही कमेंट करें। तो आओ पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब ये हो भी सकता है और अगर बाकी सारे सही हो गए तो मजबूरी में से गलत चुनना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बढ़िया वाला गलत मिल गया तो फिर ये सही हो जाएगा। चलेगा? आओ देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है z प्लस सॉल्ट ऑफ x। बच्चों सुन रहे हो ना? z प्लस सॉल्ट ऑफ x। जब z की रिएक्शन x के सॉल्ट से हुई तो बताओ z की हिम्मत x को हटाने की कि नहीं? लेकिन भाई कह रहा है हटा देगा। ऐसे कैसे हटा देगा? यानी यही स्टेटमेंट गलत है। बढ़िया वाला गलत है, यही आंसर होगा। एक सवाल बच्चा मुझसे जो डाउट पूछता है, एक सवाल हो गया, 3 और बचे है ना। एक सवाल जो बच्चा मुझसे डाउट पूछता है वो है सवाल नंबर वो कॉपर वाला का है 96। किसी का डाउट है क्या? जिन बच्चों का डाउट है, क्या आपने टेलीग्राम का सॉल्यूशन देखा? क्यों नहीं देखा? मतलब फिर वो बंद कर दूं क्या? मतलब मुझे लगा आप उसको यूज करोगे, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं क्या कर सकता था कि उसका प्रिंट भी निकलवा के चिपका देता, पर वो एक्चुअली सॉल्यूशन बना था। वो लोगो वोगो लगा हो तो फिर समझ पा रहे हो ना, तो चिपकाओ यहाँ पे, है ना। इसलिए वो नहीं चिपका सकते। तो आप प्लीज किसी दोस्त से मोबाइल लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, उसे रखो, साल भर काम आएगा रिवीजन के लिए। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, हर सवाल का बना है। जितने एटलीस्ट वहां है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके बना दूं, तो एक आपका हेल्प हो जाएगा। उसको यूज करो, वरना किसी काम का नहीं हुआ, है ना। अगर किसी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 96, ऐसा कोई बच्चा है जिसने सॉल्यूशन देखा है उसके बाद डाउट है, आता है इसलिए पूछ रहा हूँ सर वो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों लिखा आपने? 96 सवाल अगर किसी का डाउट है जरा सुनिएगा। आओ आपसे सवाल एक पूछता हूं। मेरे पास 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, 1 मोलर। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर है और सल्फेट है। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा प्यारे बच्चों, क्या करूंगा? तो बताओ कैथोड पे कॉपर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? आपको इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा सिखा रखा है। सबसे पहले कैथोड फिर एनोड, यहां लिखेंगे कॉपर +2, यहां लिखेंगे सल्फेट, साथ में आएगा पानी, साथ में आएगा पानी। क्या कॉपर का रिडक्शन होगा? होगा। क्या 1 मोल कॉपर को रिड्यूस कराने के लिए 2 फेराडे चार्ज की आवश्यकता है? शानदार। यानी 2 फेराडे चार्ज दोगे तो सारा का सारा कॉपर चिपक जाएगा, अंदर कॉपर बचने वाला। सवाल में हमसे पूछा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट। सुनिएगा प्लीज, मुझे पता आपको आता है, सुनिए, बी अ गुड लिसनर। कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन पूछा है। जब कॉपर नहीं बचा तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 0। लेकिन अगर सवाल हमसे पूछा होता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ, अब आंसर 0 नहीं होता। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप गलती यही करते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक बार में दिमाग में नहीं आता तो दोबारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। और इन्हीं के लिए मैं कहता हूं हमेशा एक बच्चा बन के पढ़िए, बहुत बारीक चीजें हैं। समझ पा रहे हैं क्या? आज जब सारा कॉपर चिपक गया तो बर्तन में कॉपर नहीं बचा, तो बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं बचा, और जब कॉपर सल्फेट नहीं बचा तो इसकी मोलैरिटी होगी 0। लेकिन सॉल्यूशन में कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में भी सल्फेट आयन बचा है। H+ आयन से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा। अब सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का बना है, लेकिन उसने मुझसे मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं कॉपर सल्फेट का पूछा है, इसीलिए आंसर होगा 0। समझे? इस सवाल को मैं आपसे अभी भी गलत करवा सकता हूं, हल्का सा छुपा के अगर लिख देता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेलो, समझिए छोटी छोटी बातों को बच्चों, यही सीखने का नाम है, यही ड्रॉप ईयर का फायदा होने वाला है, वरना नहीं मजा आएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो, अपनी कमियों को सुधारो। कमियां कहां रह गई थी उन पे काम करिए। रिवीजन थोड़ी चल रहा है, मैंने चैप्टर रिवीजन करना है, कमियों पे काम करिए। 96 के बाद एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 104। किसी का डाउट है? हालांकि मैंने क्लास में करा दिया था पानी वाला, तो नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर है तो देखते हैं। एक सवाल वो 107, हाँ वो अच्छा सवाल है, उसमें स्टार लगा दे। जब भी रिवाइज करे सवाल को जरूर करिएगा 107। जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करें, फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने पहले कहा था, नहीं कहा तो कह देता हूं फिर से, चैप्टर के साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है, जब चैप्टर खत्म हुआ है, शुरू में शॉर्ट नोट्स के रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रखिए। अभी इलेक्ट्रो खत्म हुआ है, रोज एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, रोज 7 दिन के बाद।
जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे कभी भी 1 महीने के बाद पूरा चैप्टर लगेगा रिवाइज हो रहा। लेकिन अगर चैप्टर पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बना के रख दिया और 1 महीने बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ने गए, पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर हुआ। आपको समझना पड़ेगा हमारा माइंड काम कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से गेम खेलिए। शॉर्ट नोट्स बनाया है तो अभी रोज रिवाइज करो इलेक्ट्रो को, भले 15 दिन बाद फिर गैप कर देना, सब याद आएगा, देख लेना। शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो रिवीजन की, धीरे धीरे कम करो। आप क्या करते लगता है अभी तो पढ़ा है सब याद है, तभी तो भूल रहा है। उसे इतना निचोड़ लो कि भूले ही ना। समझ पा रहे हैं? आजमाओ, सुधारो, करो। सवाल नंबर 107, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं जो बच्चों को सूट करती हैं। आप प्लीज उसे एक बार फॉलो करके देखो, अगर सूट करे तो फॉलो करो वरना मत करो। बहुत ज्ञान है मार्केट में, लेते रहिए। 107, हम सबके सामने यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, चलेगा? और इसका वॉल्यूम दे रखा है 0.2 लीटर। कितना है? अब एक बात बताओ, अगर 0.2 लीटर 0.1 मोलर है तो अंदर सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल है, कौन बता देगा? अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V होता है। यहां से आप मुझे मोल बता दोगे, लाला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना? 0.1 इंटू 0.2, हाँ या ना? ये होएगा 2 इंटू 10⁻⁻², हाँ या ना? ये क्या है? किसके? जिसका डाउट था नहीं सुन रहा, क्या है ये? मोल। किसके? AgNO3 के। कहां मौजूद है? बर्तन में। अरे बोलो ना। अब अगर सिल्वर नाइट्रेट के इतने मोल हैं तो सिल्वर के भी तो इतने ही मोल हैं। मुझे इसी को रिड्यूस कराना है, मगर सारा नहीं, केवल 1/4 कराना है। मतलब ये वो वाली बात है कि मुझे चांदी की परत चढ़ाना है, लेकिन पूरे बर्तन में नहीं चढ़ाना, आधे में चढ़ाना है। आधा चांदी रखेंगे, आधा लोहा रखेंगे। समझना मेरी बात को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंट्रोल्ड करना है। इसको फील करो इंडस्ट्री में कैसे यूज होता होगा, जब कहीं पे सोने का पानी चढ़ाते होंगे, चांदी का पानी चढ़ाते होंगे, ऐसे। नहीं समझ पाए? हमें कितना मोल चढ़ाना है? कुल कितना है? 2 इंटू 10⁻²। मुझे कितना डिपॉजिट कराना है? 1/4 इंटू 2 इंटू 10⁻² मोल। किसके? Ag प्लस के। क्या बनाना है? Ag। तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन कहां होगा? अपने आप होगा कि बिजली से? याद हो मैंने कहा था ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट का, ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड का, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। यही तो मेन कंसेप्ट था। तो कह दो सीधे, क्या कहोगे? ग्राम इक्विवेलेंट करंट वाला बराबर ग्राम इक्विवेलेंट मोल, हाँ या ना? कितनों को मोल वाला फॉर्मूला याद है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो लिख देता हूं मैं, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर आई इंटू टी बाई, आ जाओ पूरी क्लास, मोल इतना मानू कि इतना मानू। तो मोल हमें पता है, एन फैक्टर भी पता है, करंट भी पता है, फेराडे भी पता है। समय पूछा है, निकाल लो नया। दम था सवाल में क्या? बस फील करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, जिस दिन इमेजिनेशन किया ना, न बने सवाल तो आप कहना। नीट के लेवल पे तो कर ही लोगे, मतलब चैप्टर को लिंक करे तो भी कर लोगे। इमेजिनेशन से फिर फील आता है, वो वाला फॉर्मूला ये वाला चलेगा। इसके अलावा और कोई? हाँ बोला तो है उसमें 1/4 ऑफ Ag फ्रॉम 0.2 लीटर। अच्छा एक बात और याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल होती है। हमेशा अगर सवाल में नहीं इशारा करे तो मोल ही माना जाता है, हमेशा SI यूनिट लेके चला जाता है, ये कन्वेंशन सा होता है। हालांकि अगर वेट होगा तो लिखा होता साफ साफ, ठीक है क्या? नहीं है तो हम मोल ही लेके चलेंगे। बहुत अच्छा। और एनीथिंग एल्स? एक बच्चे ने ऑनलाइन में सवाल नंबर 40 पूछा है। बच्चे क्या आपने टेलीग्राम का सोल्यूशन देखा था? टेलीग्राम ऑनलाइन वालों, आप तो ये भी नहीं कह सकते मेरे पास मोबाइल नहीं है। देखा था बेटा? उसके बाद डाउट हो तो बताइए। हाँ मतलब अब अगर नहीं देख रहा कोई तो भाई साहब भयंकर आलसी है फिर तो है। हाँ देखा था बेटा, क्या डाउट है बोलो? सर ये क्या बात होती है सर, सीधे बता दो आप। सवाल नंबर 40, क्या घटिया सवाल है। मेटल प्लस पानी की रिएक्शन है तो हाइड्रोजन गैस बना, कोई बता दे, देखो जरा। मेटल प्लस पानी की रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस बना कि नहीं बना? यानी किसी ने हाइड्रोजन गैस बनाया। कौन बनाएगा? ऊपर वाले, हाँ या ना? किसके ऊपर? हाइड्रोजन के। कौन सा सवाल था ये?
अच्छा, उसमें पूछा कौन नहीं बनाएगा? नीचे वाले। हाँ या ना? कितना आसान है, आराम चले। बस आइए, आओ कुछ नया सीखते हैं। एक बार आखिर ने बता दो क्या चल रहा था। अच्छा, ये सवाल कराया था अभी, रेट वेट हो गया है ना? आइए जरा प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, रेट में आपको रिलेशन बता दिया था। चलो जल्दी से आ जाओ सब लोग, कुछ नया सीखते हैं। और आज की क्लास अब यहाँ से काइनेटिक्स फुल फ्लेज चलेगा, आपका ध्यान चाहिए। मैंने कहा था दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है उनको हमने स्पीड के आधार पे क्लासिफाई किया, तो पता चला तीन तरह की रिएक्शन है। लेट मी स्पीक, या तो बहुत तेज है, या तो बहुत धीमी है, या तो मॉडरेट। हमारा सिलेबस वेरी फास्ट, हमारा सिलेबस वेरी स्लो, हमारा सिलेबस मॉडरेट है। उसमें भी या तो होमोजीनियस है, या तो कोई एक कंपोनेंट गैसियस है, या एक से ज्यादा गैस होना। अभी समझ जाओगे सर ने ऐसा क्यों बोला कुछ ही देर में। ये बहुत छोटी छोटी बातें सुनते चलिएगा, ठीक? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, समझ जाओगे। हमने एक कंसेप्ट को सीखा, रेट। क्या सबको रेट क्लियर है? रेट के फॉर्मूले आ गए थे, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। माइनस प्लस का लफड़ा क्लियर है? अब हम क्या चाहते हैं सुनिएगा। हमारा इंटेंशन है जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, मान लो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं ये हमारे सामने अपनी वही फेवरेट रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH से, ठीक? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जब कोई रिएक्शन हो रही है, पहले सिचुएशन को समझो। इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट है जो समय के साथ घट रहा है, ये वाला रिएक्टेंट भी समय के साथ घट रहा है, और ये वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है। हर रिएक्शन में अपनी एक रिएक्टेंट की रफ्तार होती है, हर रिएक्शन में प्रोडक्ट की भी अपनी एक रफ्तार होती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, उस पूरी रिएक्शन भी तो एक रफ्तार से चलती है। रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, समझ में आता है। प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता है, समझ में आता है। पूरी रिएक्शन की रफ्तार अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या बताया जाए, क्या बोले पूरी रिएक्शन की रफ्तार? यार रिएक्टेंट तो समझ में आ रहा है कितना घट रहा है, हाँ या ना? प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा कितना बढ़ रहा है, रिएक्शन की रफ्तार क्या बताएं साहब? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर रिएक्टेंट, फॉर प्रोडक्ट एंड फॉर रिएक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन। चलेगा? अब हम रफ्तार निकालने वाले हैं, रिएक्टेंट का भी, प्रोडक्ट का भी, और लेके एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिन करते हैं आपने एक बर्तन लिया 1 लीटर का मान लो, और आपने इस 1 लीटर में रिएक्टेंट मिलाया, मिला दो। रिएक्टेंट क्या आपने 100 मोल मिलाए, कितने मिलाए? मिला दो। जब रिएक्टेंट मिलाया उस समय बज रहे थे 7, कितने बज रहे थे? रिएक्टेंट के कितने मोल मिलाए? आपने 7:10 पर 7 ये ऑब्जर्व किया, ये फील किया कि रिएक्टेंट के जो 100 मोल थे अब 100 नहीं बचे, केवल 50 ही बचे। कितने थे? कितने बचे? कितने चले गए? चेंज कितने का? क्या 50 का चेंज आया? घटा है कि बढ़ा है? तो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? क्या आप मुझे रिएक्टेंट की रफ्तार बता दोगे? कितने बच्चे बता देंगे? एक ही तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, आर बराबर माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। 50 माइनस 100 मतलब 50/10 यानी 5 मोल पर मिनट। एग्री और नॉट? ये क्या कहना चाह, सुनो, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपने एनालिसिस 10 मिनट में किया। कितने में किया? आपने एनालिसिस तो 10 मिनट में किया, लेकिन जो रफ्तार आ रही है क्या वो 5 मोल पर मिनट आ रही है? आपने हर हर मिनट में देखा था कि 10 मिनट के बाद देखा था, लेकिन जो रफ्तार आई वो पर मिनट आई कि नहीं आई? मतलब एक एक मिनट में रिएक्टेंट के कितने मोल जा रहे हैं? 5। सच बताओ, क्या हर मिनट में रिएक्टेंट के 5 मोल गए होंगे? ये तो ऐसा है कि आप सबने फिजिक्स में सुना होगा एवरेज स्पीड। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, आप कोटा से गए जयपुर, कोटा से निकले 10 बजे, जयपुर पहुंचे 12 बजे। कोटा से जयपुर की दूरी है 200 किलोमीटर मान लो, और जैसे पहुंचे जयपुर आपकी मुलाकात मुझसे हुई। अरे यहाँ आओ यार। तो जैसे आप आए, मैंने कहा बेटा इधर क्या कर रहे हो? आपने कहा सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, जब आप जयपुर आए तो कुल कितना समय लगा? बोले सर 2 घंटे पहुंच गया मैं तो। मैंने कहा बेटा आपकी रफ्तार कितनी थी? तो आपने मुझे, इतना तो आप जानते हो है ना, रफ्तार निकालना जानते ना?
आपने कहा सर मेरी रफ्तार थी 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? क्या बात कर रहे हो, आपने हर मिनट हर सेकंड 100 की रफ्तार से गाड़ी चलाई। वही वाली बात है कि मैंने कहा रिएक्टेंट की रफ्तार है 5 मोल पर मिनट, तो क्या हर मिनट में सच में 5 मोल गेहूं कोई जरूरी है? जाने अनजाने में ऐसा नहीं लग रहा, ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया, इससे जो रेट आएगा वो कहीं ना कहीं एवरेज है। क्या है? जैसा हमने स्पीड को क्लासिफाई किया था, ठीक वैसा हमें रेट को भी क्लासिफाई करना पड़ा। तो हम निकालने वाले हैं रेट। क्या निकालने वाले? रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, रिएक्शन का। लेकिन अब ये तो समझ में आया है कि रेट की गणना भी दो प्रकार से की जाएगी, जैसा फिजिक्स में की जाती थी, या तो होगा एवरेज या तो होगा। लिखना जरा नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ रेट। कैलकुलेशन ऑफ रेट थोड़ा ऐसे लिख लेना। पहले समझ लो मैं क्या सिखाने वाला हूं, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं रेट। तो रेट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं, और होना भी चाहिए, है ना? लॉजिकल है। आप पढ़ कैसे रहे हो, या तो वो एवरेज होगा या तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो रेट को ठीक वैसे जैसा फिजिक्स में आपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्लासिफाई किया, ठीक वैसा हमने केमिस्ट्री में भी किया। अब हम कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। सबसे पहले एवरेज रेट निकालेंगे रिएक्टेंट का, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट का, और फिर निकालेंगे रिएक्शन का। जब भी हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का एक तरीका होता है। हर टॉपिक में ऐसे ही पढ़ाता हूं। पहले उसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके बताऊंगा, और फिर कोशिश करूंगा अगर ग्राफ है तो ग्राफ भी बताऊंगा। चलेगा? थ्योरी में ही फील है ना, वो तो उसी में। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल। मतलब जब हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, क्या निकालेंगे? तो वो तीन तरीके से चलेगा, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल। इन द सेम वे प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल। इन द सेम वे रिएक्शन। चलेगा? जब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो भी निकालेंगे पहले रिएक्टेंट का, फिर निकालेंगे, लिखते रहना साथ में, प्रोडक्ट का, फिर निकालेंगे रिएक्शन का। क्या निकालेंगे? रेट। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले निकालेंगे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, और हमारा पढ़ने का वही तरीका होगा। जब रिएक्टेंट निकालेंगे सबसे पहले थ्योरेटिकल, फिर मैथमेटिकल, फिर ग्राफिकल। चलेगा? इन तीन हिस्सों में हर टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट 3 हिस्सा, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट 3 हिस्सा। चलेगा? ऐसे इंस्टेंटेनियस एंड सो ऑन। आओ एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। लिखिएगा अलग से हेडिंग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है? टीएमजी, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल। लिखिएगा, लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। आओ समझते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एवरेज रेट का मतलब क्या होता है। हालांकि आपने मुझे बता ही दिया। जब भी एवरेज बोलते हैं तो एवरेज का मतलब होता है ऑन एन एवरेज। अपन नहीं बोलते जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके 5 सब्जेक्ट के पेपर हुए, उसके नंबर है 80, 85, 90, 85, 80, 80। बोले बेटा कितने नंबर आए? बोले कितने बोलेगा? ऑन एन एवरेज बोलो ना, कितने बोलेगा? यानी जब भी आप ऑन एन एवरेज बोलते हो, वही सच में हमेशा हो कोई जरूरी है या ना? अब कुछ बच्चे करें ऑन एन एवरेज 100 है। अपना नंबर बताओ ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है। जब भी एवरेज बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखना जरा। व्हेन रेट इज मेजर्ड, व्हेन रेट इज मेजर्ड, जब रेट निकाला जाता है, व्हेन रेट इज मेजर्ड ओवर ओवर मेजरेबल टाइम इंटरवल। मेजरेबल टाइम इंटरवल आप सबको अच्छे से फिजिक्स में बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इतना कह देता हूं, मेजरेबल टाइम इंटरवल यानी एक ऐसा समय का अंतराल जिसे हम नाप सकते हैं। हम मतलब हमारी घड़ियां सबसे कम छोटा समय का अंतराल नाप पाती हैं, सेकंड। आज फिलहाल हमारे इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड इन सेकंड। लेकिन इमेजिन करो इंसान ऐसी घड़ियां पहनता जो माइक्रो सेकंड तक नाप लेती, तो अब आपका मिनिमम इंटरवल होता माइक्रो सेकंड। बोलो हाँ या ना? जितना टाइम मेजर कर सकते हो, उस इंटरवल में जो रेट निकाला जाएगा वही कहलाएगा एवरेज। क्या कहलाएगा? चलेगा? चलेगा? मजे की बात है, आज हम निकाल रहे रेट ऑफ रिएक्टेंट।
तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है कि अपीयर? डिसअपियर। तो आरओडी लिख दो चलेगा। जैसा कुछ देर पहले मैं निकाल रहा था, एग्जांपल में मिटा दिया, वो मैंने क्या किया था, 50/10 किया था। तो 50/10 सी फाइनल माइनस सी इनिशियल था कि नहीं था? यानी जो आपको कल सिखाया था, परसों सिखाया था, रेट का वही तो फॉर्मूला लगाया था। यानी रिएक्टेंट के रेट का वही फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता। बोलो हाँ या ना। लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पे थ्योरी में कुछ सिखाने जैसा नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पहले से ही याद है। ये कैसे आया था, मैंने सिखाया था, याद आया? एक सवाल पूछता हूँ, रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। आज केमिस्ट्री की रफ्तार समय के रिस्पेक्ट में है, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा, लिख लो। तो आरओडी मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मूला कितना आया, माइनस डेल्टा सी बाई। ये फॉर्मूला सही है गलत है? अब एक चीज समझना, यहीं पे कंसेप्ट है। एक चैप्टर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? मैं जब कल पढ़ा रहा था तो कल मैंने आपको रेट के 3 कंसेप्ट बता दिए, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। लेकिन सच्चाई में बच्चों, जब भी हम रेट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा से। क्या लिखते हैं? सच में यहाँ हम सी नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते हैं एक्टिव मास। क्या लिखते हैं? तो सच में जो रेट का फॉर्मूला होता है ना, सच्चाई बता रहा हूं, वो होता है माइनस डेल्टा एक्टिव मास, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अब आप इतने तो समझदार हो, एक्टिव मास को इतना हम क्या कहते हैं, उसको कहां पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम में। कहां पढ़ते हैं? अभी जो बता रहा हूं आपको, अगर नहीं समझ में थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कर लोगे क्या? इसको हम लोग डिटेल में कहां समझाते हैं? बस बताना चाहता हूं, सच में ये कंसंट्रेशन नहीं है, सच में ये मोल नहीं है, सच में प्रेशर नहीं। क्या है ये? एक्टिव मास। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझना भाई। छोटी छोटी बातें बड़ी होंगी फिर। जब मैंने एक्टिव मास बोला, तो ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी हमारी लिखती है। पुराने जमाने में क्या कहती है एनसीईआरटी? जिसे आज कंसंट्रेशन कहा जाता है, उसे ही एक्टिव मास कहा जाता था। एनसीईआरटी इन ओल्ड डेज, ऐसा एनसीईआरटी की लाइन है, इन ओल्ड डेज कंसंट्रेशन वाज यूज्ड टू रिफर्ड एज एक्टिव मास। तो उसने सरल भाषा में क्या बोला कि जो एक्टिव मास है वही तो कंसंट्रेशन है। और अपन सब जानते हैं, यू तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, लेकिन जब भी कंसंट्रेशन बोला जाता है वही तो मोलेक्यूल। रोको, एक्टिव मास, अगर कोई गैस है या सॉल्यूशन है तो उसके लिए कंसंट्रेशन है, और अगर वो केवल गैस है तो आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो और प्रेशर भी लिख सकते हो। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन में चेंज आने वाला, तो उसका रफ्तार भी हम लिख सकते नहीं। समझे? अभी सुनो, मैंने लिखा यहाँ पे आरओडी। क्या लिखा? पहले कल एक ऊपर ऊपर से फॉर्मूला पढ़ाया, अब उसके डेप्थ में चल रहा है। ये जो फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, सच में कंसंट्रेशन किसका लिखोगे? या तो गैस का या तो एक्वस का। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का लिखने वाले, या वही वाली बात है। हमारा सिलेबस वेरी फास्ट है, वेरी स्लो की मॉडरेट? उसमें भी या तो एक कंपोनेंट गैस होना, या तो पूरा गैस होना, या तो होमोजेनियस होना चाहिए। इज दिस क्लियर? लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलो, भी समझाता हूं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला हम सबके सामने आ गया, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है। थ्योरेटिकल बताऊंगा, बता दिया। मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊंगा, बता दिया। अगला पॉइंट ग्राफिकल। चलो बनाए ग्राफ। एक बात बताओ, रिएक्टेंट समय के साथ घटता है कि बढ़ता है? समय के साथ घटता है। मान लो एक रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो टी बराबर 0 पे इसके मोल थे 100, मान लो इसके कितने, ये समय के साथ घट रहा है। मैं बनाता हूं ग्राफ। क्या बना रहा हूं? अब आपको बताना है मैं कौन सा ग्राफ बनाऊं, ठीक? मैंने ग्राफ बनाया, पूरी क्लास मैंने ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, चलेगा? मैंने ग्राफ बनाया प्रेशर वर्सेस टाइम, चलेगा? और कोई ग्राफ बनने वाला नहीं है यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि एक्टिव मास वर्सेस टाइम का चलेगा। इज दिस क्लियर? अब बताओ जरा, T बराबर 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट, अच्छा ग्राफ किसका बना रहे? रिएक्टेंट। अभी सारी कहानी किसकी चल रही? रिएक्टेंट। फिर चलेगी प्रोडक्ट, फिर चलेगी रिएक्शन। क्लियर है? अब ये बताओ, T बराबर 0 पे रिएक्टेंट ऊपर होगा कि नीचे? उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, यहां कहीं होगा। अब बताओ रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? ऐसे घटा दो चलेगा, ऐसे घटा दो चलेगा, ऐसे घटा दो चलेगा, ऐसे घटा दो चलेगा। यही सिखाना चाहता हूं। आधी जनता रटी है, सर ऐसे ही घटाया करो सर।
ऐसे ये स्ट्रेट लाइन घटना कोई पाप है क्या? हाँ सुनो, समय के साथ रिएक्टेंट घटे, ऐसे भी घट सकता, ऐसे भी घट सकता, एक्सपोनेंशियल भी घट सकता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी घट सकता। ये रिएक्टेंट का स्वभाव है, वो कैसे घटता है। ये केस टू केस वेरी करने वाला, रट के मत जाना, एक ही है। एग्जाम्पलार में सवाल है, ग्राफ अलग अलग बनाए हैं, रटना नहीं, एक ही ग्राफ होता है, कुछ भी हो सकता है ना यार। लेकिन मुझे दुनिया के सारे केसेस कवर करने हैं और मुझे एक जनरल केस बनाना है। क्या बनाना है? तो जनरल केस में स्ट्रेट लाइन बनाऊं, सही होगा गलत? क्योंकि दुनिया की हर रिएक्शन स्ट्रेट लाइन तरीके थोड़ी घटती है। एक्सपोनेंशियल बनाऊं वो भी गलत, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाऊं, मुझे जनरल केस बनाना पड़ेगा। तो जनरल के चक्कर में मैंने क्या किया, यहां पे ग्राफ बनाया कुछ ऐसा। ये जो बनाया है ये मात्र एक कर्व है, ये मात्र एक, क्योंकि एक कर्व में दुनिया का हर कर्व समाया। इसी में स्ट्रेट लाइन भी है, इसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है, इसी में एक्सपोनेंशियल भी है। हेलो, एक मिनट, ये रिएक्टेंट का घटता हुआ ग्राफ है कि बढ़ता हुआ? मुझे क्या निकालना है? एवरेज रेट। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, हाँ या ना? अब ये जो ग्राफ आपके सामने आया, मुझे इसमें चुनना है इंटरवल। क्या चुनना है? तो इसे बोला मैंने टाइम t1, इसे बोला टाइम, आसान है। बोलो t1 पे कंसंट्रेशन, t2 पे इनिशियल c1 है कि c2, फाइनल। इधर से देखो तो इनिशियल, ऐसा नहीं देखते इधर उधर से, समय हमेशा इधर ही देखा जाता है, क्योंकि समय हमेशा समय के साथ बढ़ता है, समय कभी भी समय के साथ घटता नहीं है। तो समय का जब एक्सिस हमेशा ऐसे ही बढ़ा, टेम्परेचर नहीं एक बार बढ़ा दो घटा दो, ये समय है लाला। अरे हाँ या ना? तो अगर टाइम बढ़ रहा है तो t1 इनिशियल टाइम हुआ, और t2, t1 पे कंसंट्रेशन c1, और t2 पे, क्या आप सब आरओडी निकाल लोगे? क्या सबको आरओडी का फॉर्मूला पता है? माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। एक मिनट, ये ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? सच में ये आसान है कि बहुत आसान है? और अगर मैं इसमें भी सवाल गलत करा दूं आपसे तो देखते हैं। अभी अभी आपको याद है, जब भूलोगे तब कराऊंगा, जब इंस्टेंटेनियस पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, देखना आप गलत करोगे, चेक करते हैं। देखो, थ्योरेटिकल हो गया, मैथमेटिकल भी हो गया, ग्राफिकल भी हो गया, रिएक्टेंट का किस्सा हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट के पास। देखो जल्दी जल्दी, मतलब मैं आपको ओपन चैलेंज करके बोलता हूं, भाई साहब गलत करोगे, इतना घटिया सवाल होगा फिर भी आप गलत करोगे, देखना। अब आपने छोटी बातें ऑब्जर्व नहीं करी है, बहुत ध्यान से सुनते चलना। सर अभी बता दो कहां गलती होगी, पहले गलती करवाऊंगा आपसे। लिख लिया होगा सबने? हाँ? लिख लिया होगा बेटा? चलिए जरा, अच्छा एवरेज जल्दी लिखो ना। हाँ वैसे भी आखिरी क्लास है, आप फटाफट पढ़ लिया करो, 1.5 घंटे को आधे घंटे पढ़ लो तो आपको फ्री कर देंगे। लिख लिया होगा? 1.5 घंटे का, अब ये डिसाइड मैं करूंगा 1.5 घंटे पढ़ाना कितना है। लिख लिया होगा सबने? चलिए लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट जल्दी लिखिए। अभी सारा किस्सा चल रहा है एवरेज का, ठीक, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल ग्राफिकल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। मुझे लगता है उसमें सब कुछ तो आप मुझे बता ही दोगे, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज, हाँ नोट्स लिखे रहो। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता है कि घटता है? अपीयरेंस और फॉर्मेशन दो सब यूज बोले जाते हैं, कभी बोलेगा आरओएफ तो कभी बोलेगा आरओ। लिख लो, इसका फॉर्मूला बता दोगे? ये होगा डेल्टा सी बाई, ये होगा डेल्टा पी बाई, और कुछ भी चलने वाला। ये डेल्टा सी है कि एक्टिव मास है? ये डेल्टा पी है कि एक्टिव मास है? हमेशा एक्टिव मास लिखते हैं, याद रखना। और प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का हम लिखने वाले नहीं है। क्लियर है? अभी सवाल कराता हूं कुछ देर में। फिलहाल हमारे सामने आया एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल हो गया। अब चलते ग्राफ में, चले क्या? आओ जरा, यहां लिखा मैंने कंसंट्रेशन, यहां लिखा मैंने टाइम। हेलो, अब ग्राफ रिएक्टेंट का बना लो प्रोडक्ट का,
समय के साथ बढ़ेगा घटेगा? आओ जरा, ऐसे बना दो चलेगा, ऐसे बना दो चलेगा, ऐसे बना दो चलेगा। समय के साथ बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं हमेशा वैसे बढ़ेगा, कैसे भी बढ़ सकता है, रटना नहीं, हमेशा ऐसी पढ़ाई ऐसी होता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे एक जनरल केस बनाना है तो मुझे कर्व बनाना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल सा कर्व बना दिया, मुझे नहीं पता ये किसका होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं जनरल केस बना रहा हूं, चलेगा। और जनरल चक्कर में मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, हेलो, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, मुझे निकालना एवरेज, हाँ या ना। तो मैंने सबसे पहले चुना एक इंटरवल, क्या चुना, जो कि मेजरेबल है कि नॉन मेजरेबल, जिसे हमारी घड़ी मेजर कर सकती है। T1 से T2, T1 पे कंसंट्रेशन C1, T2 पे कंसंट्रेशन C2। ये आसान है क्या? फिर भी कॉपी में लिखिएगा, ROA का फॉर्मूला डेल्टा C बाई डेल्टा T, और यहां लिख दूंगा मैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T। आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे? जबरदस्ती अपने आप पॉजिटिव बना के बताएंगे सर। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर्कल जो मोल वाला फॉर्मूला था वो क्यों नहीं लिख रहे हो आप? रुको अभी बताता हूं, लिखते चलो, वो भी फॉर्मूला आपके दिमाग में है ना, बस अभी सवार के रखिएगा, ठीक है। लिख लिया होगा सबने? ए रिएक्टेंट का रेट हो गया, प्रोडक्ट का रेट, अब कहां चले, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, मगर मुझे जब ऐसे ग्राफ बना दिया तो वो एक्सपोनेंशियल माना जाएगा और हम गारंटीफाई नहीं कर सकते ग्राफ क्या होगा। मुझे एक जनरल केस बनाना था, समझ पा रहे हो क्या? तो जनरल में कुछ भी बना दो, अब ग्राफ कब कैसा होगा वो मैं आगे बताऊंगा जब ऑर्डर शुरू होगा। अभी हमने एक जनरल केस बनाया, चलेगा। लेकिन जरा नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्या बोला, ऐसे भी बना सकते हो आप ग्राफ, देखो ना, ऐसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। समय के साथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बीच में तो घटा, वहां पे कुछ निगेटिव कैटलिस्ट जैसा कुछ हुआ होगा, सब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे सामने ये ग्राफ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, चलेगा। लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम लोग बोला करेंगे ROR, क्या बोलेंगे? तो ROD, ROA, ROR। अब सब लोग थोड़ा फील करो, बोर्ड पे आइए। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, अभी फील करना, कॉपी मत लिखना। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, चलेगा। मैंने कहा ROD नाइट्रोजन है, मान लो 5 मोल पर सेकेंड, मान लो। सच में मुझे मोल कहना चाहिए कि मोल पर लीटर, लेकिन दिक्कत क्या है, जब मोल पर लीटर बोलूंगा ना तो बच्चों को फील कम आता है, लेकिन जब मोल बोलूंगा ज्यादा फील आता है। देखो जरा, मैंने कहा ROD कितना है, 5 मोल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मोल जा रहे हैं, लेकिन मैं कह देता 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, अब शायद उतना फील नहीं आ रहा। 1 सेकंड में 5 मोल पर लीटर जा रहे हैं, समझना, वो फील थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं बोल चाल की भाषा में कंसेप्ट सिखाने के लिए मोल बोलता हूं, क्या बोलता हूं? लेकिन जब कोई मुझसे कहेगा यूनिट क्या होगी तो मैं प्रायोरिटी मोल पर लीटर को ही दूंगा, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं, वो एक्टिव मास है, प्रायोरिटी, समझ पा रहे? आओ जरा प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं इसका रेट है 5 मोल पर सेकंड, मान लो। किसका रेट है? नाइट्रोजन की रफ्तार जाने की आने की, हाइड्रोजन की रफ्तार कितनी होगी? हर बच्चा बता देगा। अमोनिया की बता दिया, आने की सुनना, यानी 1 1 सेकंड में कितने मोल जा रहे हैं? 5। इसके इसके क्लियर? हर किसी की रफ्तार है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पूरे रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ 5 कहना सही होगा कि 15 की 10? जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं तो ये हमारे अंदर आना चाहिए, साहब अब कुछ ऐसा बोलना है, कुछ ऐसा नंबर बताओ जो हर रिएक्टेंट में भी है, जो हर प्रोडक्ट में भी है, और जो पूरी रिएक्शन में है। रिएक्शन की रफ्तार सुनो ना, रिएक्शन की, यानी कि उसी रफ्तार से रिएक्टेंट भी चल रहा है और उसी रफ्तार से, अगर आपने 15 कहा होता, लेट्स इमेजिन, तो 15 रफ्तार किसकी है? ना तो नाइट्रोजन की है, ना तो
तो क्या 15 रफ्तार कभी रिएक्शन की हो सकती है? अगर मुझे रिएक्शन की रफ्तार कहनी है तो बोलो 15 बोलो कि 5 बोलो, क्योंकि 5 नाइट्रोजन में भी है, हाइड्रोजन में भी है और अमोनिया में भी है। हाँ या ना? अब एक बच्चा मुझसे कहता सर ऐसे तो 1 ले लो, 1 तो हमेशा सब में है। 1 तो हमेशा 1 हमेशा सब में है। हम कोई कॉमन फैक्टर मैथमेटिकल गेम नहीं खेल रहे, हम यहाँ पे रफ्तार को समझना चाह रहे हैं। रफ्तार रिएक्शन की एक ऐसी रफ्तार होगी जो हर किसी में कॉमन होगी। व्हाट इज द मिनिमम रफ्तार जो हर रिएक्टेंट में, हर प्रोडक्ट में है? 5। इसलिए रिएक्शन की रफ्तार क्या हो गई? अरे हाँ या ना? अब आज मैंने 5 बता दिया कि भैया कॉमन सबसे मिनिमम दिख रहा है, बता दिया। हमेशा ऐसा बताना पॉसिबल तो नहीं होगा, हमें एक मेथड बनाना होगा, हमें एक लॉजिक बनाना होगा। लॉजिक कैसे बना जरा सुनिएगा। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। थक गए क्या? और रिएक्शन कुछ ऐसी है प्यारे बच्चों, 2a + b, सब लोग बोर्ड पे आओ। 2a+ से बना 3c + 4d। मान लो ये जो रिएक्शन है बैलेंस है, मान लो ये रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है और 2 t बराबर 0 पे इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, चलेगा। t बराबर 0 मतलब जब रिएक्शन की उस समय ये कितना होगा? ये शानदार। जैसे जैसे समय बीतता रिएक्टेंट घटता, प्रोडक्ट बढ़ता, 2 में से कुछ चला, 1 में से कुछ चला, कुछ बन। आप तो काम क्या करो, सबसे पहले सबसे XX भेज दो और प्रोडक्ट है तो XX बना दो। रिएक्टेंट है तो XX और प्रोडक्ट है तो XX। अरे ये घटेगा ना यार माइनस, ये बढ़ेगा ना प्लस, चलेगा। अब बताओ इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? इसकी, इसका मतलब है अगर इसका 2 मोल जाएगा तो यानी जब जब ये जितना जाएगा ये इसका दुगुना जाएगा, ये तिगुना बन के आएगा, ये 4 गुना बन के आएगा। रिएक्शन लिखने का सिंपल तरीका है, पहले लगा दो माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स एक्स एक्स, उसके बाद चिपका दो स्टोइचियोमेट्री। इसकी स्टोइचियोमेट्री 2, इसके 1, इसके 3, इसके 4। नहीं समझे? चेक कर लेता हूं, आओ जरा सब लोग। मान लो हमारी वही अपनी फेवरेट रिएक्शन है, ए प्लस ये प्लस टी, चलेगा। अब ये जो रिएक्शन है मान लो t बराबर 0 पे इसके 5, इसके 10 है, मान लो समय बीतता रिएक्टेंट घटता, रिएक्टेंट घटता, प्रोडक्ट बनता। आप तो लिख दो x x x x, उसके बाद चिपका दो स्टोइचियोमेट्री स्टोइचियोमेट्री। आसान है क्या लिखना? आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, हम सब ने इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया, कोई आपत्ति? अच्छा मान लो जो रिएक्शन हो रही वो हो रही है 1 लीटर कंटेनर में, मान लो तो जो मोल है क्या वही कंसंट्रेशन होगा? ऐसा हमेशा होगा जरूरी? वॉल्यूम होता 10 लीटर, तो 10 लीटर से डिवाइड करना पड़ता। याद रखना, सवाल में आगे फंसाऊंगा जब खेला शुरू होगा, ठीक है? अभी फिलहाल दिमाग में रहेगा। अरे ना, अभी कितना वॉल्यूम बोला है? 1 लीटर। हमेशा 1 लीटर को जरूरी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने मोल है? 2। इनिशियल कंसंट्रेशन 2, फाइनल कंसंट्रेशन 2 - 12। क्या मुझे इनिशियल फाइनल पता है? क्या मैं इसका रफ्तार निकाल लूंगा? रफ्तार का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई, जैसे बचपन में गाड़ी की रफ्तार का फॉर्मूला याद था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे याद कर लो आज केमिस्ट्री में रफ्तार का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। याद करो ना यार। क्या आप मुझे RODA बता दोगे? RODA यानी ए के जाने की रफ्तार, फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कंसेप्ट क्लियर है? सीधे लिख दो चलेगा? नहीं लिखूंगा, लिख देता हूँ। 2 - 2x - 2 अपॉन टी -0, टी -0। हाँ या ना? कुछ कैंसिल हुआ क्या? क्या कैंसिल हुआ? माइनस माइनस प्लस हुआ क्या? 2x/t आएगा। 2x/t क्या है? ए के जाने की रफ्तार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कितने बच्चे बी की रफ्तार बता देंगे? बता दोगे क्या? किसी कंसेप्ट सॉल्व करो। 1 - x - 1 x बाई, यहां नीचे लिख दूं क्या? RODB बराबर x/t। इसकी रफ्तार बता दोगे? बोलो। ROAC फुल फॉर्म बोलो, फुल फॉर्म बोलो लोकल भाषा में। सी के बनने की रफ्तार, दोनों फील जरूरी है। हिंदी में दिमाग में चढ़ता है, अंग्रेजी में थोड़ा बोलना अच्छा लगता है, ठीक? ROAC बता दोगे क्या? 3x/t। आगे बोलो ROAD 4x/t।
कंसेप्ट नंबर वन, मतलब अगर किसी सवाल में आपको रिएक्टेंट की जानकारी दे दे या प्रोडक्ट की जानकारी दे दे तो आप उसकी रफ्तार निकाल सकते हो। अब बताओ ये जो 2x/t है वो किसकी रफ्तार है? x/t। ये सारी अलग है कि नहीं है? जानबूझ के मैंने अलग नंबर लिया ताकि आप ये ना कहो कोई सेम है, ये सब के सब अलग है कि नहीं है? अब बताओ इनमें से कोई भी, इसको देखो जरा, किसी को भी देखो, ये सब ए की रफ्तार है, बी की रफ्तार है, सी की रफ्तार है और डी की रफ्तार। अगर मैं आपसे पूछूंगा रिएक्शन की रफ्तार, किसकी रफ्तार, क्या बोलोगे? कंसेप्ट कुछ ऐसा ढूंढो जो सब में कॉमन। सब में कॉमन क्या मिला? यानी क्या पूरे रिएक्शन की रफ्तार x/t है? अच्छा आज कॉमन देख पा रहे हो x/t मिला? जब नंबर होगा 1.2 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻⁴, फिर कॉमन देखना मुश्किल होगा। मुझे एक मेथड बनाना होगा, मुझे एक तरीका बनाना होगा कि दुनिया के सभी का मैं ROR निकाल पाऊं, हाँ या ना। तरीका क्या लगाया आपने, क्या बोला? इसमें क्या है 2x/t, कॉमन क्या है? लोगों ने कहा जब भी कॉमन निकालना हो आप एक काम करो, इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 किससे डिवाइड करो? 2 से करो डिवाइड, क्या बना? इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 से करो, इसकी स्टोइशियोमेट्री करो डिवाइड। यानी कॉमन निकालना भयंकर आसान, हर किसी की रफ्तार को उसी की स्टोइशियोमेट्री डिवाइड कर डालो। ROD को या ROA को जब भी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया जाएगा वो कॉमन नंबर आएगा, वही ROR बन जाए। समझे कि नहीं समझे? यानी ROR निकालना भयंकर आसान है। आप तो मुझे बता दो ROD या आप मुझे बता दो ROA, हम उसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड करेंगे, बता देंगे। एक सवाल पूछता हूँ, अब सारी बातें लिखवाऊंगा, पहले पूछ लो। अगर स्टोइशियोमेट्री 1 है, अगर स्टोइशियोमेट्री कर दो, सबका बंद कर दो ना, a+b से बना c+d। अगर स्टोइशियोमेट्री तो जो ROD है वही ROR है, वही ROA। डन। एक सवाल और पूछ लो, फील वाला पूछ रहा हूँ, ठीक? पहले लिखो इसको, ना तो भूल जाऊंगा, पहले लिखो इसको। अरे नहीं लिखो पहले, जल्दी से। बस 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 बस, लिखने में ध्यान दीजिए बच्चों। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लिख लिया होगा? अगर लिख लिया तो अगली स्लाइड खुद से लिखो बिना देखे। इसमें भी डिजाइन बना रहे हैं क्या? जल्दी लिखो यार। अभी हम सबके सामने कंसेप्ट आ चुका है ROR का। अब इसमें छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं, सुनते चलिएगा, ठीक? लिख लिया होगा सबने? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? लिख लीजिएगा। तो ROR का एक कंसेप्ट आ चुका है, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है बशर्ते आप जो भी रिएक्टेंट की रफ्तार है और जो प्रोडक्ट की रफ्तार है उसे किससे डिवाइड कर दें? स्टोइशियोमेट्री से। एक सवाल बताना, अगर स्टोइशियोमेट्री बदलेगा, अगर स्टोइशियोमेट्री तो ROR, बोलो ना, ROD ROA को स्टोइशियोमेट्री से कोई मतलब, लेकिन ROR को स्टोइशियोमेट्री से मतलब। कंसेप्ट नंबर 1 विच इज डिपेंडेंट ऑन स्टोइशियोमेट्री, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइशियोमेट्री। लिखेगा? चलेगा ना? लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट, स्टार बना के पहला सितारा लिखते चले फटाफट। ROR
डिपेंड्स ऑन स्टोइशियोमेट्री, केवल स्टोई लिख दो, पूरा मत लिखो। ROR डिपेंड्स ऑन स्टोइशियोमेट्री, but ROD and ROA is independent of stoichiometry. अब बच्चे मुझसे कह सकते हैं सर ऐसा कैसे? अगर आप स्टोइचोमेट्री बदलोगे, चलो बोर्ड पे आइए। अब आप ऐसे कहोगे सर अगर आपने स्टोइचोमेट्री बदला 2 का 3 किया, 2 का, तो सर ये तो 2-3x होगा, और अगर ये 2-3x होगा तो ऑफ कोर्स ROD भी तो बदला है। अब इसको समझना है थोड़ा सा। अगर 3 किया, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ये वही वाली बात है कि अगर आज आपके सामने मैंने लिखा अमोनिया का बनना, तो N2 + 3H2 से बना 2NH3, हाँ या ना? अब मैं कहूं कि अपने मन से 3 कर दो, ऐसा थोड़ी करते हैं, ये तो इम्बैलेंस हो गई ना। ये अपने मन से नहीं होने वाला, यू कैन नॉट चेंज इन दिस वे। वो तो हर रिएक्शन का होने का अपना एक तरीका है, हाँ या ना? हर रिएक्शन में उसका अपना होने का एक तरीका है, तो यू कैन नॉट चेंज दिस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन अगर मान लो किसी रिएक्शन में अमोनिया 2 है, किसी रिएक्शन में अमोनिया 3 है, कोई नई रिएक्शन है, अमोनिया केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनता है क्या? इनफाइनाइट वेज है। हेलो, जैसा पानी तरीके से बनता है वैसे ये भी बनता है। किसी में स्टोइचोमेट्री 3 है, तो अब उसका ROR अलग आएगा नहीं आएगा? आएगा, हाँ या ना? मैं ये कहना चाहता हूं फॉर अ पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर ROD ROA तो जो है वो है, लेकिन अगर रिएक्शन का स्टोइचोमेट्री बदलोगे तो फिर ROR भी बदल जाएगा। एक बात। दूसरी बात जरा सुनना प्यारे बच्चों, मुझे लिखना है ROR, क्या लिखना है? तो मैं क्या करता हूं, जो RODA है मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, आप सबके सामने कॉपी में रिएक्शन लिखी है, देखो ना, ए का स्टोइचोमेट्री कितना है? अगर मैं RODA को 2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या बनेगा? शानदार। और अगर मैं RODB को 1 से डिवाइड करूं, क्या बनेगा? और अगर मैं ROAC को 3 से डिवाइड करूं, और अगर मैं ROAD को 4 से डिवाइड करूं, ये सब आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? और अगर आपस में इक्वल है तो क्या एक इक्वेशन बन गई? हमने एक इक्वेशन बना डाला, बोलो हाँ या ना? और ये जो आपके सामने आया इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ ROR। क्या बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन का जब भी बोलूं मैं एक्सप्रेशन ऑफ ROR, तो आपको ये सोचना है, लिख पाओगे क्या? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ ROR। सारी बातें स्टार बना के लिखते चलना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ ROR, एक्सप्रेशन ऑफ ROR। मतलब अगर आप मुझसे कहो सर ये है क्या, बेटा ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब लिखने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका। एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करने का, क्या एक्सप्रेस हो रहा है इससे? ROR। किसके रूप में? ROD के रूप में, ROA के रूप में, हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो लिखा आपके सामने RODA मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। आपको रेट का फॉर्मूला पता कि नहीं पता? क्या है फॉर्मूला? चेंज डेल्टा C बाई डेल्टा P बाई, हाँ या ना? डेल्टा N बाई। अब बताओ यहां पे जो मैं रेट लिखूंगा उसमें केवल एक्टिव मास लिखूंगा, और अगर एक्टिव मास लिखूंगा तो या तो होगा डेल्टा C बाई या तो होगा डेल्टा P बाई। बोलो ना, कुछ लिखता हूं समझ में बताना। लिख लो इसको, पहले लिख लिया? सब लोग बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों, अभी बैक कर दूंगा, आ जाओ ना। मैंने आपके सामने लिखा RODA, क्या लिखा? लिखने का तरीका होगा माइनस डेल्टा CA बाई डेल्टा T, डन। या मैं कह सकता हूं अथवा माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T, चलेगा? अब मैं मोल लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखने का नियम नहीं है, नियम है एक्टिव मास लिखने का, नियम है एक्टिव। अब एक्टिव मास को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे डब्बा बना के लिख दो तो भी चलेगा। डब्बे के अंदर A, क्या लिखा? इसे पढ़ेंगे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा लगा दो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ। चाहे लिखो ऐसे चाहे लिखो, बात बराबर है? बोलो ना यार। अगर मैं कहूं RODA, क्या हर बच्चा बता देगा? माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। समझदार हो तो बोलो। RODB कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा B बाई, बस याद रखना B कहां रखना है? ये डब्बा कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन भी है और प्रेशर भी है। क्या हर बच्चा ऐसा एक्सप्रेशन लिख लेगा? अभी चेक करते हैं, आओ जरा इसका एक्सप्रेशन लिख पाओगे क्या?
आर ओ डी क्या बोलोगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। हाँ या ना? आओ मिलकर लिखते हैं, कॉपी लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसे, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। या तो पूरा शब्दों में लिखो या तो डब्बा बना के लिखो, दोनों ही लिखने का तरीका होता है। एक बात बताओ, ये आर ओ आर है कि नहीं है? जब तक स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड नहीं होगा तब तक वो आर ओ आर। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या अभी आर ओ आर है? क्या ये आर ओ आर है? हाँ ये आर ओ आर है, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है। डिवाइड करने के बाद दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? तो इक्वल टू लगाऊं कि ना लगाऊं? परफेक्ट। अब बताओ ये आर ओ आर है कि नहीं है? 3 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, लिखो जरा। ये जो आपके सामने लिखा है थोड़ा पहचानना। लिख लिया? मुझे बताओ प्यारे बच्चों, केवल इतना क्या है? केवल इतना शॉर्ट फॉर्म बोलो, आर ओ डी ए। बोलोगे तो दिमाग में चढ़ेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? शानदार। आर ओ आर में ही आर ओ डी छुपा है, आर ओ आर में ही आर ओ ए छुपा है, और आर ओ ए या आर ओ डी को जब स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करते हो वही तो आर ओ आर है। यानी आर ओ आर को आर ओ आर स्टोइशियोमेट्री से गुणा करो, आर ओ डी मिल जाएगा, आर ओ ए मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिखो, ये लिख देना सर्कल बना के। ये पूरा का पूरा आर ओ आर और केवल ये है आर ओ डी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं आर ओ आर, चलेगा? आर ओ आर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी एक का रेट लिखिए बाकी सबका रेट मिल जाता है। अब रुको, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। आप आर ओ आर ऐसा लिखना पसंद करोगे कि ऐसा? जो अंदर से आवाज है वही बोलना, ये नहीं पहले क्या लिखते थे। ये लिखना पसंद करोगे कि ये? मुझे लगता है ये लिखना आसान है, तो हम यही लिखा करेंगे। अब रिएक्टेंट है तो डी, प्रोडक्ट है तो ए, स्टोइशियोमेट्री चलेगा। ये लिखना आसान है, ये दिमाग में जल्दी उतरेगा। इज दिस क्लियर? अगर कभी स्टोइशियोमेट्री 1 है, स्टोइशियोमेट्री, तो जो आर ओ आर है वही आर ओ डी है वही आर ओ ए। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इफ स्टोइशियोमेट्री इज 1, फटाफट लिखना। इफ स्टोइशियोमेट्री इज 1 देन आर ओ डी बराबर आर ओ आर बराबर आर ओ ए। अगर स्टोइशियोमेट्री 1 है तो जो आर ओ डी है वही आर ओ आर है वही आर ओ। आसान है क्या? अगर आर ओ आर को स्टोइशियोमेट्री से गुणा किया जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? या तो आर ओ डी या तो आर ओ ए। अगर समझदार है तो आप एक सवाल में हल्का सा इसका हेल्प दिखाता हूं। हमेशा आर ओ आर एक्सप्रेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा क्लिक करो। ये क्या लिखा है? बच्चों थक जाना, घर ही सांस लेते रहना है ना, पढ़ते रहना प्लीज, और पानी रखा तो पानी पीते रहना, थकना नहीं है, ठीक है? हाँ यार, अभी तो आपको मई तक जाना है, ऐसे कैसे यार? लिख लिया होगा सबने? चलिए, अब जो कहने वाला हूं सबका ध्यान चाहिए, देखते हैं कौन समझदार है। चले नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ बच्चे बहुत धीरे क्यों लिख रहे हैं? मन लगा के पढ़ो, आंख लगा के नहीं, ठीक? कुछ बच्चे आंख लगा के पढ़ते हैं। आइए जरा, सबका ध्यान चाहिए। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना। आओ ना यार। पहला सवाल आपको दे रखा ROD नाइट्रोजन बराबर 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। मान लो क्या दे रखा ROD। व्हाट इज ROR? वही है कि यही ROR होगा? व्हाट इज ROD हाइड्रोजन? सोच लिया? ROD हाइड्रोजन, उसके लिए क्या आपने ROR को 3 से गुणा किया? आपने जबरदस्ती 3 से गुणा कर दिया, ROR में गुणा किया, सोचा नहीं आपने। भाई इसका 5 था तो इसका 3 गुना बताया ना, पर क्या फॉर्मूला आपने लगाया ROR × 3?
अब फॉर्मूले सोचो, ROR कितना है 5, तो बोलो इसका ROA कितना, 5 इंटू 2, हाँ या ना, मतलब ROR को स्टोइचियोमेट्रिक गुणा करो, ROD ROA मिल जाएगा। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा बच्चों, ये जो मैंने आपको सिखाया यहां तक तो ओके ओके है, बच्चा कर लेता है। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये जो फॉर्मूला आपके सामने, इसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप इसमें जो भी रेट लिखोगे, आप इसमें जो भी रेट, या तो वो कंसंट्रेशन में होना चाहिए या तो वो प्रेशर में होना, इसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकते, क्योंकि वो एक्टिव मास नहीं है। नहीं समझे? इस एक्सप्रेशन में जब भी आप लिखोगे रेट, क्या लिखोगे, या तो होगा कंसंट्रेशन या तो होगा। कभी कभी सवाल कुछ ऐसा आता है, इमेजिन करते हैं मेरे सामने रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH3, मान लो लेट्स इमेजिन मैंने कहा RODN2 है, देखता हूं लेवल 1 क्रॉस हुआ कि नहीं, RODN2 है, लेट्स इमेजिन 2 मोल पर सेकंड, कितना है, मैंने मोल बोला था क्या फील कर पाओ, ठीक। नाइट्रोजन के जाने की रफ्तार, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, अमोनिया के, क्लियर है, ये तो हवा बता रहे हो, बोलो ना यार। लेकिन इमेजिन करो सवाल ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता, उसने कहा होता ROD नाइट्रोजन दे रखा है 28 ग्राम पर मिनट, 28 ग्राम पर मिनट पर सेकंड जो भी है, 1 मिनट, तो क्या इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी 2 है, तो आपसे अगर मैं पूछता ROA अमोनिया, तो क्या हर बच्चा उसका दुगना कर देता, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कभी वेट को रिप्रेजेंट, यानी ये जो ROR का एक्सप्रेशन आया ये जरूर चलेगा, मगर ये तब तक चलेगा जब तक वहां पे या तो कंसंट्रेशन हो या तो प्रेशर हो, बेटा सुनिएगा, नहीं तो ये चलने वाला। अब इमेजिन करो सवाल आ गया, उसमें बोला है ग्राम में, किसमें बोला है, अब क्या करें, तो बच्चे कहते हैं सर ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेट मोल में आ जाएगा, फिर वहां पुट करेंगे, फिर उससे आंसर मोल में आएगा, लेकिन आपसे आंसर पूछा है ग्राम में, तो सर मोल को फिर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा आप इतनी मेहनत करते तो अभी तक इलेक्ट्रो की एक्सरसाइज 1 2 3 2 बार नहीं लगा लेते, इतनी अगर आपको मेहनत करनी होती तो खत्म ही कर डाला होता आपने पूरा। 7 दिन होने को है, 6-5 दिन होने को, अभी तक आपने एक्सरसाइज 1 2 3 2 बार नहीं खत्म करी है, और शर्म नहीं आ रही बोलते हुए एक बार भी नहीं करी है, हंस के बता रहे हैं। खैर ठीक है, अभी डांटेंगे नहीं बेटा, 2 महीने तक है ना, उसके बाद बताते हैं। खैर तो प्यारे बच्चों सुन पा रहे हैं, हाँ, अगर ग्राम में आपको देके ग्राम पूछे तो सही तरीका तो ये भाई साहब ग्राम को मोल में करो, इतनी मेहनत कौन करेगा। अब आपको क्या करना वो बता रहा हूं, ठीक। मान लो प्यारे बच्चों हम सब के सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मान लो वही अपनी फेवरेट रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब ये जो रिएक्शन है, क्या आप मुझे इसका ROR का एक्सप्रेशन बता दोगे, कितने बच्चे बता दोगे, चलो लिख लो, मैं लिख देता हूं, सुनना सुनना, RODA बाई ए बराबर बाई बी बराबर सी बाई सी बराबर ROAD बाई। लेकिन ऐसा केवल तभी लिख सकते हो जब रेट या तो मोल में हो या तो मोल पर लीटर में हो या तो किसी प्रेशर की यूनिट में। लेकिन आज इमेजिन करो सवाल में ग्राम में दे रखा है, मान लो आप क्या करना, जैसा लिखते थे वैसा ही लिखना, बस साथ में लिख देना मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिख देना, अच्छा रेट किसका है, ए का, तो मॉलिक्यूलर वेट में सल्फ्यूरिक एसिड का लिख दूं, ए का, तो नीचे लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मतलब अब ROR के 2 तरीके, केवल आए मोल में तो ये वाला, और अगर आए ग्राम में, वैल्यू रखना ग्राम में, आंसर आएगा ग्राम में, वैल्यू रखना किलोग्राम में, आंसर आएगा किलोग्राम में। नहीं समझे, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, लिखो 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 नेक्स्ट स्टार, if rate is given, if rate is given in gram per unit time or kg per unit time, if rate is given
इन ग्राम पर यूनिट टाइम और केजी पर यूनिट टाइम। देन और फिर ये लिख लेना। अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया सर। प्यारे बच्चों आओ इस कंसेप्ट को एक सवाल के माध्यम से करते हैं। आज एक सवाल आप सबका वेट कर रहा है। बस बस बस। अच्छा लगता हंसते हंसते पढ़ते रहते, मतलब हंसी तो आवाज नहीं आनी चाहिए ना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लिख लिया होगा सबने। अब सवाल कैसा बनता है वो सिखाता हूं, ठीक। मैंने बस इतना कहा अगर रेट मोल या मोल की यूनिट में हो तो वो वाला, और ग्राम में दे तो ये वाला, बस। आसान है ना यार। अब एक सवाल करके इसको अच्छे समझते हैं, ठीक। एक रिएक्शन दे रखी, लिख लीजिए। 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी, सब कुछ ओके है, ठीक। लिखना जरा इफ। अच्छा एक मिनट पहले कुछ छुटपुटिया सवाल पूछ लेता हूं, देखता हूं आप हवा में कर पाते हो कि नहीं। कॉपी मत लिखना, छुटपुटिया तो कर लोगे ना आप। चेक करता हूं। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज, लेट्स इमेजिन 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। रुक रुक, जो पूछो बस वो बताना किसका रेट है। ये सब भी सोचना आना चाहिए, बहुत सारे सवाल अभी आगे हेल्प करेंगे। हर चीज एक एक नियम के साथ सिखाई जाती है, एक रीजन के साथ सिखाया जा रहा है। सोचने का तरीका बदला जाता है आपका, ताकि वो कंसेप्ट जो समझाने वो समझ पाओ। मुझे बताओ O2 के बनने की रफ्तार, तो पानी की रफ्तार। क्या बात कर रहे हो, बता दिया। दुगना ही तो करना था। तो H2O2 के जाने की रफ्तार, मतलब आपसे किसी की रफ्तार देके किसी की पूछे बता दोगे। अच्छा O2 की रफ्तार कितनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना। जिसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है वही भैया आर आर होगा, उसी को पकड़ लिया करो। लेकिन सवाल ये तो आपने कर लिया ना। अब ये सवाल जब खेला शुरू होगा तब कराऊंगा। अब सवाल ये नहीं, सवाल ये है। सवाल क्या लिखना जरा, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 3.2 ग्राम पर मिनट। अब रेट किस में दिया है भाई ने, ग्राम में। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 3.2 ग्राम पर मिनट, then calculate first part ROAH2O पानी इन ग्राम पर मिनट। गौर करिएगा मैंने मोल में नहीं पूछा, किसमें पूछा, ग्राम। एंड सेकंड पार्ट लिखिएगा RODH2O2, और ये भी आपको बताना है ग्राम पर मिनट में। और थर्ड पार्ट आपसे पूछा है RODH2O2, लेकिन अब आपको बताना है मोल पर लीटर पर मिनट में। मान के चलना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है। मान के चलना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है। पहले बताओ कितने बच्चों से बन जाएगा, रेजर हैंड। खट से बनेगा नहीं बनेगा। अब बताओ ROR का एक्सप्रेशन पहला वाला लिखूं कि दूसरा वाला, दूसरा वाला। साथ में मॉलिक्यूलर वेट भी लिखिए। आ जाओ करते हैं। इस साल सिलेक्शन छोड़ेंगे नहीं, जो हो जाए सिलेक्शन छोड़ेंगे नहीं। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत इंतजार किया। इस साल सिलेक्शन लेके जाइएगा प्लीज। लापरवाही की कीमत पूरे साल चुकानी पड़ती है, लापरवाही मत करिएगा। लिख लिया होगा सबने। आओ अब हम लिखने वाले हैं ROR। क्या लिखने वाले हैं, तो ROR का एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, क्योंकि जब तक आप ROR नहीं लिखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे सबका आपस में रिलेशन क्या है। एग्री। मैंने लिखा ROR का एक्सप्रेशन, देखो ऐसा लिखता हूं RODH2O2 अपॉन 2 बराबर ROAH2O अपॉन 2, सही है ना, बराबर ROaO2 अपॉन 1। बताओ ये वाला एक्सप्रेशन कब चलेगा, मोल में। लेकिन आज रेट मोल में दिया, किस में दिया है, तो कुछ मत करना, एक नया एक्सप्रेशन लिख लो ना यार। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34, पानी का 18, O2 का 32, खत्म। नहीं समझे। अब देखते हैं हमें किसकी बारे में पूछा है, पानी।
और किसकी जानकारी दिया है? O2। तो जिसका देख के जिसका पूछा बस उसको पकड़ो, बाकी सबको भूल जाओ। तो आपने क्या किया, ROAH2O सुनिएगा अपॉन 18 टू 36 बराबर ROAO2 कितना दे रखा है 3.2 अपॉन 32, हाँ या ना। इसको सॉल्व किया तो ROA पानी आया कि नहीं आया, कितना आया 3.6 ग्राम पर मिनट। एग्री और नॉट? ये सवाल करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोल में कन्वर्ट करना पड़ता फिर करना पड़ता तो एक लेंदी हो जाता और कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, लेकिन अब आप कैलकुलेशन से बच गए, हाँ या ना। एक बात, क्या आप मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बता दोगे? आ जाओ जरा सेकंड पार्ट। अब तो हवा में करना शुरू करो। सेकंड पार्ट मतलब RODH2O2, हाँ या ना। कितना आएगा बोलो बच्चों? क्या हो गया, तबीयत खराब हो रही है? RODH2O2 कितना हो गया बोलो बच्चों? ओके ना, RODH2O2 कर लोगे क्या? अब यही सीधे कर रहा हूं मैं, पूरा ऐसे लिखूं क्या डिजाइन बना के? RODH2O2 32 34 दूना 68, तो 68 यहां भेज दो, भेज दिया क्या? 68 अपॉन 32 ऐसे करो, ये 3.2.32 0.1 था और 68 0.1 कितना जाएगा 6.8 ग्राम पर मिनट। समझे कि नहीं समझे? अब जो सिखा रहा हूं थोड़ा सुनिएगा। सेकंड पार्ट तक बच्चे बच्चे ने कर लिया, नहीं समझ पाए? समझ पाए क्या? समझ गए ना बच्चे? नहीं कोई नहीं समझा, नहीं समझा। बहुत सिंपल है भाई साहब, जैसा आर लिखते थे वैसा ही लिखो, नीचे लगा दो मॉलिक्यूलर वेट, वैल्यू रखो ग्राम में, आंसर भी आएगा ग्राम में, वैल्यू रखो किलोग्राम में, आंसर भी आएगा किलोग्राम में, क्योंकि 10 की पावर 3 का फैक्टर सब जगह कॉमन है ना। नहीं समझे? अब जो आखिरी पार्ट पूछा किसमें पूछा है? अब बोलो क्या करोगे? हाँ, अब आपने क्योंकि ग्राम में निकाल रखा है और आपसे किसमें पूछा है? मोल में। इसको किससे डिवाइड करोगे? ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, मैं क्या सिखाना चाहता हूं वो सुनिएगा। पहले ये लिख देता हूं RODH2O2 ग्राम में आया कि नहीं आया? नहीं, आधे बच्चे नहीं कर पाए। जब वो लिख रहे थे तब मैंने सॉल्व करके आगे बढ़ गया, उनको लगा हम ही करेंगे, सर की जरूरत क्या है हमें। बाद में समझ में, अरे यार तभी तो आया था मैं कोटा। क्यों ऐसा करते भाई साहब, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान बोर्ड पे नहीं समझे क्या? RODH2O2 अभी ये किस में आया? ग्राम में। अच्छा दिन से नहीं बना, एक बार फिर से आ जाओ, आ जाओ प्लीज। फर्स्ट पार्ट क्या हमें ROA2 दे रखा है, समझ लो ना। फॉर्मूला ये क्यों लगाया समझ गए? अच्छे सवाल बनेंगे वो बाद में कराऊंगा, अभी एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं अप्लाई कैसे करना है। ये ग्राम में दिया कि नहीं दिया? तो जब ग्राम में दे तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी लिखना पड़े। अब सुनना, ये है ग्राम में तो आंसर भी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? कितना ग्राम लिखा 3.2, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इधर जाएगा, आ गया सॉल्व हो, कितना है 3.6 कर लोगे। अब ROA2 कितना है 3.2 और हमसे पूछा RODH2 हाँ या ना, तो फिर से इसको उधर भेज दो, सॉल्व करो, कितना है 6.8। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें मोल पूछा है, देखो सवाल ये रहा, मोल पर लीटर पर मिनट, हाँ या ना, और वॉल्यूम कितना है। तो क्या सबसे पहले मोल निकाल लोगे? 6.8 को किससे डिवाइड करोगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 32 2 34, तो 6.8 अपॉन, हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, अब आप गलती क्या करोगे, सुनना गलती करवाऊंगा मैं आगे। 6.8 अपॉन 34 किया कि नहीं किया? ये जो हुआ ये मोल हुआ कि मोल पर लीटर? और पर लीटर के लिए वॉल्यूम से भी डिवाइड करना। किस्मत अच्छी, आज कितना लीटर है, हमेशा वन हो कोई जरूरी, सतर्क होके खेलना भाई साहब। डन। अब ये मोल पर लीटर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा समय नहीं बदला है भाई ने, हाँ या ना। सॉल्व कर लोगे क्या इसे? जब सॉल्व करोगे कितना आया, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0. हाँ या ना, मोल पर लीटर पर मिनट। समझे कि नहीं समझे? मेरा ध्यान आपका यहां खींचना हो जरा, पहले इसको लिखो, इतना हर बच्चा समझ गया। अब जो सिखाना चाहता हूं सुनिएगा, लिख लिया? आओ, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा, सब लोग बोर्ड पे देखो, जब भी लिख दिया मैंने मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिखा? मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर क्या बनाऊं, मतलब ये पूरा का पूरा किस में है? मोल में। लेकिन ये अकेला किस में है?
समझे क्या? फिर से, ये अकेला किस में है, लेकिन जब डिवाइड कर दिया तो इधर देखो जरा, 3.2 ग्राम है कि मोल है, लेकिन 3.2 अपॉन 32, समझ पाए क्या? ऐसे इधर देखो, जब तक 36 से डिवाइड नहीं किया, ये किस में है, 36 से डिवाइड किया, 36 को इधर भेज दो तो ग्राम बचा कि नहीं बचा, समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने कहा वैल्यू रखो कि ग्राम में तो आंसर आएगा ग्राम में, वैल्यू रखो किलोग्राम में तो आंसर आएगा किलोग्राम में। इज दिस क्लियर? अब ये टाइम सेविंग होगा, ये सवाल करना आसान होगा, हाँ या ना? बाकी सवाल कराऊंगा भी, हर बच्चा समझा कि नहीं समझा ये बताओ। क्लियर है क्या? एक छोटा सा ट्विस्ट है, सबका आंसर आ गया। मैंने कहा ROR, क्या बोला? जब भी मैं ROR बोलूंगा तो उसमें हमेशा आप लिखोगे एक्टिव मास, हाँ या ना? अगर कभी भी स्टोइशियोमेट्री 1 है, कितनी है, तो जो ROD है वही ROR है, वही RO, यस और नो? अभी जितना हमने पढ़ा ये सबका एवरेज, क्या पढ़ा? लेकिन अभी एक पढ़ना बाकी है, बोले तो इंस्टेंटेनियस। एग्री और नॉट? यहाँ तक सारे फंडे क्लियर है? बोलोगे तो नहीं? लिखिए कॉपी में, नेक्स्ट हेडिंग इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, बेल हो गई क्या? कहाँ हुई बेल? देखो जरा, इंस्टेंट, बस एक छोटा सा मतलब बताता हूँ, लिखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट। अरे छोटा सा मतलब आप भी बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास में बस बताना पड़े। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इसका मतलब बता दो क्या? रेट जो किसी इंस्टेंट पे निकाला गया। तो सबसे पहले बच्चे को समझना पड़ेगा आखिर इंस्टेंट होता क्या है। इंस्टेंट बोले तो क्षण, पल, है ना? अब ये जो पल होता है ये होता क्या है? एक पॉइंट लिखो, इंस्टेंट, द स्मॉलेस्ट, लिखो पहले, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल। सबसे पहले समझो, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के पहले आखिर इंस्टेंट होता क्या है। मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट, क्या बात कर रहे हो, मतलब ये भी टाइम इंटरवल ही, मगर सबसे छोटा वाला इंटरवल। हमारी घड़ी सबसे छोटा इंटरवल क्या पड़ती है, यानी हमारा पल क्या है। लेकिन अगर किसी की घड़ी माइक्रो सेकंड पढ़े तो, यानी ये जो पल है, ये जो, वो भी इंसान के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बदल रहा है, यानी पल हर पल बदल रहा है। इधर से 2 मिनट और, अगर आपसे कोई कहे इंस्टेंट, क्या बोले? तो इंस्टेंट का मतलब है स्मॉलेस्ट मेजरेबल इंटरवल, चलेगा? आप सबने लिखा डेल्टा टी, क्या लिखा? एक पॉइंट कह रहा हूं, ये जो डेल्टा है ये मेजरेबल इंटरवल है कि नहीं है? लेकिन मुझे इसे करना छोटा, क्या करना है? अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ ऐसे कहते, सुनिएगा, सुनिए, सुनिएगा, t टेंड्स टू 0, यानी कि जो टाइम है वो कितना छोटा होता गया, 0 के करीब। समझ पा रहे क्या? ग्राफ समझाता हूं, हमने आपके सामने ये ग्राफ बनाया, लेट्स इमेजिन रिएक्टेंट ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यहां लिखा कंसंट्रेशन, यहां लिखा, और कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, नहीं बनाया था? अभी कुछ देर पहले हमने इंटरवल इतना बड़ा चुना था, ये था T1, ये था T1, T2 मेजरेबल है कि नहीं है? अब इस इंटरवल को छोटा करिए, हमारी घड़ी सबसे छोटा समय क्या पड़ती है? तो छोटा करते करते कैसे मैं सेकंड में लाऊं? जब छोटा करते करते आप इसे सेकंड में लाओगे तो क्या अंत में कैसी पतली सी स्ट्रिप बनेगी? ये जो पतली सी स्ट्रिप बनी है, बताओ ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल है कि नहीं है, जो अभी फिलहाल हमारी घड़ी के लिए सेकंड है कि नहीं है? और ये जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है, इसमें बताओ यहां से लेके यहां तक का इंटरवल कितना था, डेल्टा टी, बोलो ना यार, ये इंटरवल छोटा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब डेल्टा टी को कितना कर दो, टेंस टू, डेल्टा टी को कर दो टेंस टू, जैसे जैसे डेल्टा टी, जैसे जैसे टेंस टू 0 होता जाएगा, टेंस टू 0 होता, मुझे बताओ क्या वही एक इंस्टेंट कहलाएगा? और इसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं प्यारे बच्चों dt, क्या लिखते हैं? चलेगा? डी देख के कुछ मन में लड्डू फूटा? नहीं फूटा, नेक्स्ट क्लास में फुटवाएंगे, अभी फिलहाल लिखो जरा स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल, फिर ऐसा लिखना डेल्टा टी टेंस टू 0 बराबर dt, डेल्टा टी टेंस टू 0 बराबर dt। नेक्स्ट पॉइंट पे ग्राफ बनाना, यहां से यहां के इंटरवल को बोला डेल्टा टी,
और इतने छोटे को बोला हमने dt। स्मॉलेस्ट इंटरवल यही है dt। अगर इंस्टेंटेनियस रेट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इंस्टेंट को समझिए। इंस्टेंट जो कि पल है, वो भी सबसे छोटा इंटरवल है। इंस्टेंट जो कि पल है, वो भी सबसे छोटा इंटरवल है। जो सबसे छोटे इंटरवल में रेट निकाला जाएगा वही इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, वो सारी बातें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। लिखिएगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज 1, 2, 3 फिनिश एनी हाउ। कल डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 2 का। सॉल्यूशन आज रात में टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद केवल 2 ही सवाल पूछेंगे। ये होने के बाद एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स मस्ट है पढ़ना सबके लिए। मैंने 2 चैप्टर के लिए मस्ट बोला अभी तक। एक सॉल्यूशन है काइनेटिक्स, सरफेस तो ही आप जानते हो। काइनेटिक्स का लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 93, 94, 95 पढ़ना शुरू कर दो। 2 तो पेज पढ़ ही लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।